इस सेशन में आपको सिखाऊंगा ऑटोकैड के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी जानकारी। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंप्यूटर एडिट डिजाइन तैयार करते हैं और कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग का काम किया जाता है। मुख्यतः ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज 2D और 3D डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हम इस सीरीज में देखेंगे कि किस प्रकार इस सीरीज में हमने बिगिनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल तक लगभग सभी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार बेसिक्स अर्थात बिगिनर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, उसके पश्चात कौन कौन से टूल हैं जो इंटरमीडिएट लेवल तक और एडवांस लेवल में प्रयोग किए जा सकते हैं। हम इसमें यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार आप बेसिक से लेकर एडवांस ड्राइंग्स को बना सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं और उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। न केवल हम इसमें केवल ड्राइंग बनाना सीखेंगे बल्कि उन्हें एक्यूरेसी से कैसे बनाया जाता है वो भी जानकारी हम इसमें लेंगे। हम इसमें काफी सारे टूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि किस प्रकार से ड्राइंग की जा सकती है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है एग्जिस्टिंग ड्राइंग में या बनी हुई ड्राइंग्स में, एनोटेशन किस प्रकार लगाई जा सकती है ड्राइंग्स में। तो इस प्रकार की काफी सारी जानकारियां हम पूरे सेशंस में सीखेंगे। ऑटोकैड में एक काम को कई तरीके से किया जा सकता है। हम ये इसमें पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार एक कार्य को अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है ताकि हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आप आसानी से 2D और 3D ड्राइंग्स को बना सकते हैं, बनी हुई ड्राइंग्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और फाइनली अपनी ट्रेनिंग को फाइनल रूप दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्मार्टो सिस्टम्स की सीरीज में ऑटोकैड में क्या क्या हमारे पास आगे है। तो आइए शुरू करते हैं ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड सबसे बेस्ट कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है 2D और 3D डिजाइनिंग के लिए। ये मार्केट का सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। यह 1982 से डेस्कटॉप एप्लीकेशन के रूप में हमारे साथ है, परंतु 2010 के बाद मोबाइल, वेब और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी हैं ऑटोकैड की, जिसको ऑटोकैड 360 के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। पहली बार ऑटोकैड 1982 दिसंबर में रिलीज किया गया। हर साल इसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हुई और आज की डेट तक काफी सारे वर्जन लॉन्च हो चुके हैं ऑटोकैड के। ऑटोकैड अब इंडस्ट्री का सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर बन गया है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑटोकैड का प्रयोग कंपलसरी हो गया है, जैसे कि आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनकी इंडस्ट्री में ऑटोकैड के बिना काम नहीं हो पाता है। तो ऑटोकैड इस वक्त इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बन चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसका कारण इसके टूल्स, इसका इंटरफेस, इसके कार्य, इसमें दिए गए ऑप्शंस, इसकी 2D ड्राइंग्स, इसकी 3D ड्राइंग्स, इसमें काफी सारे टूल्स हैं जो कि 3D डिजाइन में काम आते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटोकैड को एक संपन्न सॉफ्टवेयर बनाती है और जिसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसकी एक्सेप्टेंस है। ऑटोकैड सबसे पहले दिसंबर 1982 में लॉन्च हुआ, जो कि वर्जन 1 के साथ था। तब यह बिल्कुल बेसिक्स ड्राइंग्स का सॉफ्टवेयर था, परंतु समय के साथ इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट हुए। समय समय पर ऑटोकैड ने काफी सारे वर्जन निकाले। आज की डेट में 2016 में अब इसका 2017 वर्जन लॉन्च हो चुका है, जिसमें काफी सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होते हुए आज इंडस्ट्री का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है ऑटोकैड 2017। ऑटोकैड 2017 का एक क्लाउड वर्जन ऑटोकैड 360 अवेलेबल है। आप क्लाउड यूजर हैं तो ऑटोकैड 360 का प्रयोग कर सकते हैं। ऑटोकैड 2017 में बहुत सारे टूल्स नए शामिल किए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ऑटोकैड 2017 को लॉन्च किया गया है। तो आइए आने वाले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार से ऑटोकैड का प्रयोग किया जा सकता है, ऑटोकैड की विशेषताएं क्या हैं और ऑटोकैड की बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की सारी चीजों को हम ट्राई करेंगे इस कोर्स में कवर करने की, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स में कवर कर पाएं। धन्यवाद। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड का प्रयोग कौन कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है। यहाँ हमारे सामने काफी सारी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल उपलब्ध हैं। मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लगभग ऑटोकैड का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके अलावा आजकल फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल डिजाइनर्स, सर्वेयर्स इत्यादि भी ऑटोकैड का प्रयोग करते हैं। साथ ही एजुकेशन फील्ड में भी पढ़ाने के लिए भी आजकल ऑटोकैड का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूवीज में भी ऑटोकैड का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में बात करें इससे पहले हम
गूगल में कुछ दिए गए सैंपल्स को देखते हैं कि ऑटोकैड के कौन कौन सी इमेजेस या किस प्रकार के सैंपल्स गूगल पे उपलब्ध हैं। जैसे ही गूगल सर्च बॉक्स में आप ऑटोकैड वर्ड डालेंगे तो ऑटोकैड के काफी सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। यदि मैं इन रिजल्ट्स को देखूं तो मेरे पास यदि ऑटोकैड की इमेजेस को सर्च करूं तो आप देखेंगे ऑटोकैड के बने हुए काफी सारे सैंपल डिजाइन्स आपके सामने आ जाएंगे। ये बहुत सारे डिजाइन्स हैं, ये तो केवल मैं कुछ आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। यदि आप यहां ध्यान से देखें, ये एक डिजाइन है ऑटोकैड 2011 का, जिसमें ये कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन है जिसमें मकान की जानकारी दी गई है। इसी तरह से ये एक बाइक का डिजाइन है जिसमें बाइक के डिजाइन को प्रोड्यूस किया गया है ऑटोकैड का प्रयोग करके। इसी तरह से ये एक स्टेडियम का डिजाइन है, ऑटोकैड में इस डिजाइन को बनाया गया है। अगर आप ऑटोकैड के सर्च बॉक्स में इमेजेस सर्च करना चाहते हैं तो मैकेनिकल ऑटोकैड डिजाइन सर्च करें तो आपको मैकेनिकल से बने हुए काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हो जाएंगे। न केवल ये डिजाइन यहाँ पे है बल्कि इनके साथ इनकी हाइट, विड्थ और एनोटेशंस भी दी गई हैं। इसी तरह से यदि सिविल ऑटोकैड ड्राइंग्स की सर्च करते हैं तो सिविल से रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सिविल डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे स्क्रीन पे हैं। ऑटोकैड में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन्स को भी बनाया जाता है तो उसके डिजाइन भी यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल के रूप में उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का डिजाइन अवेलेबल है। इसी तरह से ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2013 का एक डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग को दिखाया गया है। तो गूगल में काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, लेकिन इससे मेन हमें ये जानकारी हुई कि ऑटोकैड काफी सारी इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिजाइन ड्राफ्टिंग के एग्जांपल्स देखे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी सारे पुर्जों को डिजाइन करने के लिए, पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन बाइक डिजाइन पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए या बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने के लिए जो डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग की जाती है उसके लिए ऑटोकैड का प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड का प्रयोग उसमें 2D और 3D दोनों तरह की डायमेंशनल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। इसी तरह से आर्किटेक्चर डिजाइनिंग का हमने एग्जांपल देखा जिसमें एक मकान का एग्जांपल है। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आजकल इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स उपलब्ध हैं। यदि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे गूगल सर्चेस मिलेंगे। फैशन इंडस्ट्री में भी आजकल ऑटोकैड का बहुत प्रयोग हो रहा है। फैशनेबल आइटम्स जैसे झुमके हैं, हार है या कुछ कड़े हैं, कंगन है, इन सबको बनाने के लिए जो डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं वो काफी सारी कंपनियों के द्वारा ऑटोकैड में ही तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राफ्टर्स डिजाइनिंग को भी उसमें प्रयोग किया जा रहा है। किसी बिल्डिंग में किस तरह का नक्शा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग भी ऑटोकैड के द्वारा की जा रही है। इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज आजकल ऑटोकैड का हो गया है, वो है टेक्स्ट डिजाइनर्स द्वारा नए नए फॉन्ट्स को बनाना। काफी सारी इंडस्ट्री में नए नए फॉन्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और ये बड़ा अलग सा प्रोफेशन है ऑटोकैड में। ऑटोकैड में आप आसानी से टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं और नए नए फॉन्ट टाइप्स बना सकते हैं। इसी तरह से सर्वेयर के द्वारा किसी चीजों का सर्वे करना, उसके लिए भी ऑटोकैड का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन फील्ड में ऑटोकैड का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आजकल काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज और काफी सारी संस्थाएं ऑटोकैड सिखाने के कार्य में भी जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से ऑनलाइन भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें ऑटोकैड को आप सीख सकते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी ऑटोकैड से जुड़ी हुई काफी सारी संस्थाएं हैं। आजकल इस तरह से मूवीज में भी ऑटोकैड के इफेक्ट्स को प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड के 3D इफेक्ट्स का प्रयोग मूवीज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काफी सारे प्लेसेस तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी अभी मुझे भी एकत्रित करनी है, तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च करें तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऑटोकैड कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ऑटोकैड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ एक बेनिफिट्स हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं हमारे पास ऑटोकैड के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी और डिजाइन के क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं ऑटोकैड का प्रयोग करने से। क्योंकि अब लोग पेंसिल और पेन से ड्राइंग नहीं करते, ड्राफ्टिंग नहीं करते, अब ऑटोकैड से ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग करते हैं, जिससे एक तो जल्दी कार्य होता है, दूसरा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में कार्य होता है। इसी तरह से आपके पास
पावरफुल, क्विक और एक्यूरेट डायमेंशंस रहती हैं। किसी भी आइटम को आप एक्यूरेटली डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑटोकैड के द्वारा, और इसमें चाहे वो सेंटीमीटर्स में हो, मीटर्स में हो, फीट्स में हो, किसी भी तरह का डायमेंशन साइज आप वहां उसके साथ जोड़ सकते हैं। हजारों प्री बिल्ट कंपोनेंट्स भी बहुत बड़ा पार्ट है ऑटोकैड का, जिससे डिजाइनिंग बड़ी आसान हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैकेनिकल में आपने किसी कंपोनेंट को डिजाइन करना है तो उसके पहले से बने बनाए काफी सारे एग्जांपल्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे कंपोनेंट्स सेक्शन में, और आप उसका प्रयोग करके बड़ी आसानी से मॉडिफाई करके अपने नया डिजाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग और डिजाइनिंग टाइम काफी कम हो जाता है ऑटोकैड को प्रयोग करने से, क्योंकि आप पहले से बने हुए डिजाइन्स को भी प्रयोग कर सकते हैं और नए डिजाइन्स के साथ उनको मर्ज करके आसानी से नया डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। यदि डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग की बात की जाए और मैनुअल उसे किया जाए तो प्रोडक्शन और डिजाइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, और अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो वो और भी ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन ऑटोकैड से ये सब चीजें बचाई जा सकती हैं, जिससे कि आसानी से डिजाइन और ड्राफ्टिंग की जा सकती है। मैन्युअली किसी भी चीज को 2D और 3D में शो करना बहुत ही महंगा काम रहता है और टेक्निकली इसमें काफी सारी समस्याएं रहती हैं। परंतु यदि ऑटोकैड से इस कार्य को किया जाए तो बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है और बहुत ही बढ़िया आउटपुट इसका रहता है। इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड को ऑटोकैड के द्वारा बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप प्रोडक्ट्स को बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स आसानी से बना सकते हैं और बड़ी जल्दी बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स को बड़ी जल्दी और आसानी से बनाया जा सकता है। इसी तरह से प्लानिंग और डिजाइनिंग के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जब मैनुअल डिजाइन तैयार किया जाता है, परंतु ऑटोकैड में डॉक्यूमेंटेशन के साथ आसानी से आप मर्ज करके चीजों को बना सकते हैं और उन सब डिजाइन्स को प्रिंटेड फॉर्मेट में भी प्राप्त कर सकते हैं। मैनुअल डिजाइन के ऊपर ऑटोकैड की सबसे बड़ी विशेषता उसका इजीनेस होना है डिजाइनिंग में। आप पहले से बने बनाए डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको क्लोन कर सकते हैं, उनको चेंज करके नया डिजाइन बना सकते हैं। ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल रहती हैं ऑटोकैड के बड़े बेनिफिट के रूप में। इसी तरह से आप कंप्यूटराइज बेनिफिट्स तो उठा ही सकते हैं ऑटोकैड से, जैसे फाइल्स को सेव करना, टेम्पलेट्स बना के रखना, उनको शेयर करना, एक्सेसिबिलिटी प्राप्त करना। अब तो ऑटोकैड के द्वारा ऑटोकैड 360 अकाउंट का प्रयोग करते हुए आप ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं अपनी फाइलें बड़ी आसानी के साथ। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑटोकैड के। जैसे जैसे हम कोर्स को करेंगे वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑटोकैड के बेनिफिट्स अवेलेबल होते चले जाएंगे। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार ऑटोकैड 2017 को हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोडेस्क की वेबसाइट से हमें इसे डाउनलोड करना होता है। फ्री ट्रायल 30 डेज का रहता है। आप 30 दिन तक ऑटोकैड को पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन 30 दिन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने ब्राउजर में गूगल को खोल लिया है। यहां पे आप ऑटोकैड टाइप करें, साथ में ट्रायल टाइप करें और साथ में जो वर्जन है, इस वक्त का करंट वर्जन जब तक हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है 2017 है। तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूं मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड ऑटोकैड 2017 फ्री ट्रायल। ऑटोडेस्क की वेबसाइट से हम इसे डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास वेब एड्रेस है तो। अगर नहीं है तो गूगल का प्रयोग करते हुए मैंने इसे फाइंड किया है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पहले ऑप्शन को ही। यहां पे हमारे पास फ्री ट्रायल के अंतर्गत ऑटोकैड ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप देखें यहां पे हम ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे हैं। ऑटोकैड ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आप www.autodesk.in/product/AutoCAD/free trial पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप देखेंगे वेब पेज में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फ्री ट्रायल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ट्राई ऑटोकैड फॉर 30 डेज। हम लोग 2D और 3D इमेजेस इस ट्रायल से बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसमें सारी फंक्शनैलिटीज रहती हैं। ये दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, 32 बिट के लिए भी और 64 बिट के लिए भी। आप जिस प्रकार का डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप मैक यूजर हैं तो आप ऑटोकैड 2016 फॉर मैक को सिलेक्ट करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑटोकैड की वेबसाइट से न केवल आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे काफी सारी और भी जानकारी अवेलेबल है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप
3 साल तक का लाइसेंस फ्री प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए राइट क्लिक करें और ओपन लिंक के न्यू टैब करके आप इसको पूरा प्रोसेस पढ़ सकते हैं, जिसमें ये जानकारी दी गई है किस प्रकार आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को 3 साल के लिए। इसी तरह से आपके पास फ्री व्यूअर के साथ किस प्रकार आप ऑटोकैड की फाइल को ओपन कर सकते हैं वो भी जानकारी है। और इसके अतिरिक्त आप शॉर्ट टर्म यूजेज अगर आप करते हैं तो किस प्रकार आप पे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म यूजेज के लिए, वो जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब करें तो आपके पास यहाँ पे पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप पे करना चाहें वैसे पे कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लाइसेंस के साथ। और आप चाहें तो अपने आसपास कहां से ऑटोकैड प्राप्त हो सकती है रीसेलर खोजने के लिए फाइंड ए रीसेलर बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए वापस चलते हैं। हम ऑटोकैड को 30 डेज ट्रायल के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑटोकैड 2017 और यहां से डाउनलोड नाउ का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ का बटन क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे लाइसेंस एंड सर्विसेज एग्रीमेंट अवेलेबल हो जाता है। जरूरी है कि एक बार इसे आप अवश्य पढ़ लें। इसमें पूरी जानकारी दी गई है लाइसेंस से रिगार्डिंग और सर्विसेज से रिगार्डिंग। इसी तरह से नीचे की तरफ ट्रायल प्राइवेसी नोटिस भी दिया गया है, आप इसको भी एक बार अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही आप नीचे की तरफ दिए गए 2 चेक बॉक्सेस को आपको क्लिक करना जरूरी है, जिसमें पहला चेक बॉक्स है आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट, अर्थात ऊपर वाले बॉक्स में जो लाइसेंस एंड सर्विस एग्रीमेंट की डिटेल्स आपने पढ़ी है आप उससे सहमत हैं। इसी तरह से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल प्राइवेसी नोटिस एंड आई स्पेसिफिकली एग्री टू रिसीव पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एज डिस्क्राइब्ड इन द नोटिस। इस जानकारी से भी आप सहमत हैं और आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसे क्लिक कर दें। फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ जानकारी दी गई है कि आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई है और यदि किसी कारण से डाउनलोड नहीं शुरू हुआ है तो यहाँ पे आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं रीट्राई पे। लेकिन यहाँ नीचे की तरफ देखें मेरे पास ये EXE डाउनलोड हो गई है। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो यहाँ नीचे की तरफ ये जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, परंतु यदि आप फायरफॉक्स प्रयोग करते हैं तो ये जानकारी ऊपर की तरफ डाउनलोडिंग सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ ऑटोडेस्क इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। आइए इस डाउनलोडिंग प्रोसेस को पूरा होने देते हैं। सबसे पहले जैसे ही फाइल 100% कंप्लीट हो जाती है ये खुद को एक्सट्रैक्ट करेगी और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर पीसी? यस करें आप इसे। जैसे आप यस करेंगे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्टार्ट एक पेंडिंग है, उसकी जानकारी मांगी जाएगी कि आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं अभी, तो इसको यस अवश्य करें ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये पीसी स्टार्ट हो तो ऑटोकैड को आसानी से इंस्टॉल कर पाएं। तो आइए सबसे पहले पीसी को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सिस्टम ऑन होते ही आपके पास यहाँ पे ऑटोकैड की तरफ से एक अलाउ एक्सेस का ऑप्शन है जिसमें नेट सेशन जोड़ा जाएगा ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएं आसानी से। यहाँ ये जरूरी जानना है कि ये विंडोज फायरवॉल ने ब्लॉक किया है, विंडोज 10 वाली। तो आइए मैं इसको अलाउ एक्सेस कर देता हूं। यहाँ पे जैसे ही अलाउ एक्सेस करते हैं आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जहां से अब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं 30 डेज ट्रायल के लिए। इस प्रकार हमने सीखा इस सेशन में कि किस प्रकार हम ऑटोकैड के 2017 के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम ऑटोकैड 2017 को इंस्टॉल भी कर पाएंगे उसके नए फीचर्स के साथ। धन्यवाद। ऑटोकैड की इस सीरीज में अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने जो 30 डेज ट्रायल वर्जन जो डाउनलोड किया है आइए इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। हमारे सामने ये पॉपअप बॉक्स अवेलेबल है जहां से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे की तरफ इंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले रीडमी ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करें तो डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ ये ओपन हो जाएगा एड्रेस और आपको कुछ जानकारी देगा ऑटोकैड के बारे में अलग रूप में। अब यहां से बेसिक चीजों की जानकारी जैसे कि बिफोर इंस्टॉलेशन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पहले है या नहीं है, उन बेसिक चीजों की जानकारी यहां पे रहेगी। फीचर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहां पे हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ हेल्प डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं। इसी तरह से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं, क्या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है या नहीं इंस्टॉल हो सकता, ये जानकारी आपको ये पेज आसानी से दे देता है। बेसिक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑटोकैड 2017 में क्या क्या चाहिए उन सब चीजों की जानकारी यहाँ है।
जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज 10 है, तो इसका अर्थ ये है कि AutoCAD 2017 मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 के साथ अगर ये अपडेट आपके पास KB2 919355 अपडेट अवेलेबल है तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में सर्विस पैक 1 के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप। इसी तरह से सीपीयू जो है आपके पास कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए और वो 32 बिट में और 64 बिट में अवेलेबल होना चाहिए। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स दी गई है जहां 2GB मिनिमम है, 3GB रिकमेंडेड है AutoCAD की तरफ से, और 64 बिट के लिए 4GB मिनिमम है और 8GB जो है रिकमेंडेड है। इसी तरह से डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जानकारी दी गई है, डिस्प्ले कार्ड की जानकारी दी गई है। डिस्क स्पेस इंस्टॉलेशन 6GB स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, तो वो भी एटलीस्ट आपकी हार्ड डिस्क पे होना चाहिए। और इसी तरह से बेसिक चीजों की और जानकारी भी है। इसके अतिरिक्त जैसे नीचे की तरफ दिया गया है DirectX 9 रेकमेंडेड है, और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ऑलरेडी हमारे पास DirectX अवेलेबल है। इसी तरह की और चीजों की जानकारी आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइनली इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड नीचे की तरफ इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूं। आप देखेंगे डिटरमिनिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी शुरू यहाँ पे डिफॉल्ट रूप में कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम पे उन सब की जानकारी है, जैसे कि AutoCAD Autodesk 2017, Autodesk का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर Recap 360 के नाम से, इसी तरह से क्लाउड पे काम करने के लिए A360 डेस्कटॉप के नाम से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम पे। आप चाहें तो इन्हें अनचेक कर सकते हैं, यदि आप इसे नहीं चाहते इंस्टॉल करना तो अनचेक कर लें। इस केस में आपके पास मेमोरी रिक्वायरमेंट कम रहती है। यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है, यहाँ नीचे की तरफ डिस्क स्पेस की जानकारी दी गई है। मेरे पास नीचे की तरफ 15.6 GB अवेलेबल है, जबकि इसको रिक्वायर्ड है 7.71 GB। और अगर मैं इन दोनों को चेक कर देता हूँ अर्थात सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 9.87 रिक्वायर्ड है। यहाँ से मैं फाइनली इंस्टॉलेशन पाथ भी चेंज कर सकता हूँ ब्राउज करके, और यहाँ से अभी मैं कुछ भी नहीं मॉडिफाई करता और डिफॉल्ट रूप में जो सेटिंग्स हैं उन्हीं को रहने देता हूं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। फाइनली अब आपके पास उन सब कंपोनेंट्स को डाउनलोड किया जाएगा जिनकी इसे आवश्यकता है। साथ ही नीचे ओवरऑल प्रोग्रेस भी यहां दिखाई जाएगी। टोटल जितना रिक्वायरमेंट है डेटा का और जितना आपके पास टाइम लगेगा उन सब चीजों की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टेप्स के रूप में टोटल 25 स्टेप्स यहाँ दिखाए गए हैं और दिखाया गया है कि अब आप कौन से स्टेप पे हैं। इस वक्त हमारे पास 23 ऑफ 25 अर्थात 23वां स्टेप चल रहा है टोटल 25 में से। अब यहाँ पे यदि आप पॉज करना चाहें तो वो भी पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मैं इसको पॉज नहीं करना चाहता, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। हम इस डाउनलोड को कंप्लीट होने देते हैं और उसके पश्चात फिर से अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें AutoCAD आपको पूरी जानकारी देता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गए हैं, जैसे AutoCAD 2017, Recap 360, ऐप मैनेजर, एक्सचेंज फीचर्ड एप्स प्लगइन, और इसके अतिरिक्त यदि यहाँ स्क्रॉल बार से नीचे करें तो और भी जानकारियां बाकी सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉल हुई है, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टूल है AutoCAD का, Autodesk का BIM 360 सॉफ्टवेयर है, A360 डेस्कटॉप है और Autodesk डेस्कटॉप ऐप भी शामिल है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार हम आसानी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि यहाँ देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ जानकारी दी गई है, इंस्टॉलर फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, अर्थात C:: Autodesk WI Autodesk AutoCAD 2017। इस पर्टिकुलर पाथ या इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप उन फाइल्स को देख सकते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए प्रयोग की जा सकती हैं अपने इस इंस्टॉलेशन के लिए। आइए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि AutoCAD के स्क्रीन कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार AutoCAD को इंस्टॉल किया जा सकता है उसके डिफरेंट ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करते हुए। अब AutoCAD हमारे कंप्यूटर में आ चुका है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार AutoCAD को ओपन किया जा सकता है।
आपके पास यहाँ डेस्कटॉप पे ऑटोकैड 2017 इंग्लिश का एक आइकॉन अवेलेबल हो चुका है और उससे रिलेटेड जो हमने ऑप्शंस इंस्टॉल किए थे उन सब के भी आइकॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑटोकैड को ओपन करने के लिए बस आपको इसे डबल क्लिक करना है और आपका ऑटोकैड 2017 ओपन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो स्टार्ट पर जाकर ऑल एप्स पे चले जाएं, यहां से ए सेक्शन के अंतर्गत ऑटोकैड इंग्लिश को चुनें और यहां से आप ऑटोकैड क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे कोटाना से, यदि आप विंडोज 10 प्रयोग करते हैं तो कोटाना के सर्च बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ऑटोकैड टाइप करना शुरू करते हैं, आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रिजल्ट्स में ऑटोकैड 2017 का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है। मैं यहाँ भी क्लिक करके ऑटोकैड को ओपन कर सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, इस बाहर डेस्कटॉप पे बने हुए आइकॉन को क्लिक करके अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। आइए अब हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड 2017 के आइकॉन को क्लिक करें, आपके पास ऑटोकैड ओपन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है हमने कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम या थोड़ा समय अवश्य लेगा ऑटोकैड पहली बार ओपन होते हुए। ऑटोकैड के द्वारा आपकी बेसिक्स, लाइसेंस की जानकारी, ट्रायल पीरियड की जानकारी आपसे ली जाएगी। देखिए आपके पास यहाँ आपके पास साइन इन ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आप ऑटोकैड के पहले पुराने यूजर है तो ईमेल डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर जाए। जैसे कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट पर चला जाता हूं। यहाँ पे अकाउंट मुझे क्रिएट करना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ मैं डाल देता हूं। यहाँ मैं सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए इस अकाउंट को बनाने के लिए सारी मैं फिल कर देता हूं यहाँ पे। जो मेल आईडी मैंने ऊपर दिया है उसी मेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी में डालना है मुझे। नीचे की तरफ एक पासवर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑटोकैड के प्रोडक्ट में लॉगिन करूं तो किस प्रकार से कर पाऊं। ऑटोकैड के बेसिक रूल्स को फॉलो कीजिए पासवर्ड क्रिएट करते समय और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। सेविंग का मैसेज आएगा और देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहां से मैं ईमेल कम्युनिकेशन को सिलेक्ट कर सकता हूं ताकि इन फ्यूचर मुझे ईमेल्स आ सके ऑटोडेस्क की तरफ से। मैं डन कर देता हूं। नीचे की तरफ देखेंगे तो फाइनली लाइसेंस चेक किया जा रहा है ऑनलाइन। तो यदि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपका अकाउंट जल्दी से लॉगिन हो जाएगा। इंटरनेट की आवश्यकता पहली बार जरूर पड़ेगी, लेकिन इंटरनेट की आवश्यकता पहली बार जरूरत जरूर पड़ेगी, परंतु उसके पश्चात नहीं पड़ेगी। यहां मैं ईमेल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि इन फ्यूचर ऑटोडेस्क की कम्युनिकेशन मेरे पास आती रहे। मैं डन कर देता हूं। इन सब चीजों को करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता जरूर रहती है। एक बार आपका लाइसेंस चेक हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं रहती। यहां पे मेरे पास अकाउंट लोड हो गया है। पहली बार ऑटोकैड का इंटरफेस हमारे सामने है। यहां डेटा कलेक्शन एंड यूज के नाम से एक पॉपअप बॉक्स है, मैं इसको ओके कर सकता हूं। फर्स्ट टाइम जब ऑटोकैड खोलेंगे तो ये आपके सामने आ सकता है। अगर ओके करें तो ये यहां से हट जाएगा। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूं यहां से। क्योंकि पहली बार आप ऑटोकैड ओपन कर रहे हैं तो कुछ एक बॉक्सेस आपके सामने आएंगे जिसमें कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी। यहां देखिए कुछ टूल टिप्स आनी शुरू हो गई हैं। हार्डवेयर एक्सेलरेशन की टूल टिप हमारे पास उपलब्ध है। अब एक पॉपअप बॉक्स और अपने आप आया है जिसमें काफी सारी जानकारियां हमारे लिए दी हैं, जिसमें इसने बताया है कि 30 डेज के ट्रायल में आप और भी क्या क्या चीजें प्रयोग कर सकते हैं और इन रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए आप ज्यादा अच्छी तरह से ऑटोकैड को सीख सकते हैं। जैसे आप YouTube के चैनल पर जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं AU को ऑनलाइन। इसी तरह से ऑटोकैड से जुड़े हुए लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए केवल लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं विजिट YouTube पे क्लिक कर देता हूं।
तो मैं YouTube चैनल पर चला जाऊंगा और वहां से वीडियोस देख सकता हूं। इसी तरह से एक्सप्लोर AU ऑनलाइन को भी मैं क्लिक कर देता हूं और लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स को भी क्लिक कर देता हूं। हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि इनके क्या महत्व है और इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेशन में हम यहां से अगले स्टेप पर चलते हैं, फाइंड अ रीसेलर। इस सेशन में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली नीचे की तरफ एक लिंक और है, फाइंड अ रीसेलर। तो यदि आप ऑटोकैड परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फाइंड अ रीसेलर, नजदीकी रीसेलर पे जा सकते हैं। रीसेलर को ढूंढने के लिए ये फैसिलिटी आपके पास यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हम इन सब चीजों की जानकारी अगले सेशन में लेंगे। अभी हम बात करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। मैं इस बॉक्स को क्लोज कर देता हूं। तो देखिए ऑटोकैड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब बारी बारी से इसके सभी पार्ट्स को जानते हैं। इसके इंटरफेस को अच्छी तरह से जानना बड़ा जरूरी है ऑटोकैड में काम करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार ऑटोकैड को हमने डाउनलोड किया ट्रायल वर्जन के रूप में और किस प्रकार हमने उसको इंस्टॉल किया। इस सेशन में देखिए हमारे पास हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। जब आप पहली बार ऑटोकैड खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। बारी बारी से इंटरफेस के हर एक पार्ट को हम जानेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हमने जितना भी कार्य करना है वो सारा का सारा इस इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरफेस में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके सामने रहते हैं और बहुत सारे टूल्स हैं जो हाइड रहते हैं। उन्हें किस प्रकार से अनहाइड करना है, किस प्रकार से हमें उन्हें प्रयोग करना है, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस की जानकारी प्राप्त करना। जब आप ऑटोकैड पहली बार खोलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन जहां पे स्टार्ट लिखा हुआ है ये अवेलेबल हो जाती है। ये स्क्रीन आपको 3 चीजों की मुख्य जानकारी दे रही है। सबसे पहले आप यहां से फाइल्स को खोल सकते हैं। अगर आपने कुछ फाइल्स पहले से बना रखी है तो ओपन फाइल्स कर सकते हैं। आप शीट सेट ओपन कर सकते हैं जिसमें काफी सारी शीट्स शामिल रहती हैं। आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं और सैंपल ड्राइंग्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि ऑटोकैड में काफी सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने रिसेंटली काम किया है तो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ जो आइकॉन का साइज है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल बार से नीचे आए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए लार्ज आइकॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो मीडियम, और यदि तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जो आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देगी। मुझे यहां से मीडियम सेलेक्ट करना है क्योंकि मीडियम साइज मेरे लिए बढ़िया है। आप बिना किसी पिक्चर को खोले, आप बिना किसी ऑटोकैड की फाइल को खोले यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका प्रीव्यू दिखाया गया है। इसी के साथ यहां देखें तो पिन करने के लिए बटन आपके पास अवेलेबल है। यदि मैं इसको पिन कर देता हूं तो ये डॉक्यूमेंट परमानेंट मेरे पास यहाँ पिल्ड हो जाएगा। और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं परंतु ये चेंज नहीं होगा। परंतु यदि मुझे अनपिल भी करना है तो मुझे केवल यहां से इसको दोबारा अनपिल करना है। इसी तरह से बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ऑटोकैड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आपके पास रहती हैं और नोटिफिकेशंस के लिए बॉक्स रहता है। जैसे ये मुझे जानकारी दे रहा है कि ऑफलाइन हेल्प अभी इंस्टॉल नहीं है और यदि मैं ऑफलाइन हेल्प डाउनलोड करना चाहता हूं तो मेन्यू में जाकर ऑफलाइन हेल्प को डाउनलोड कर सकता हूं। इसी तरह से नीचे कनेक्ट, मेरे अकाउंट को कनेक्ट किया गया है। A360 क्लाउड बेस ऑटोकैड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये अकाउंट प्रयोग कर सकते हैं जिससे मैंने लॉगिन भी किया है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ फीडबैक सेंड करना चाहते हैं ऑटोकैड को तो आप यहां से सेंड फीडबैक के द्वारा भी फीडबैक सेंड कर सकते हैं। परंतु मेल यहाँ पे हमारे पास इस इंटरफेस में बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके पास जब भी आप नई फाइल के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ बैनर या ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने रहता है। इससे पहले कि हम बाकी सारे इंटरफेस की जानकारी लें, सबसे पहले हम इसमें एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के लिए किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को मैं यूज कर सकता हूं। उसके लिए मुझे यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है या टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे AutoCAD.dwt फाइल को मुझे क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ यदि आप देखें तो पूरा का पूरा रेफरेंस है फाइल से रिलेटेड, नॉर्मल इंग्लिश फीट एंड इंचेस ड्राइंग टेम्पलेट। तो एक तरह से ड्राइंग टेम्पलेट फाइल है ये, जिसमें कलर डिपेंडेंट प्लॉट स्टाइल की जानकारी दी गई है और ये फाइल कहाँ एग्जिस्ट करेगी उसकी जानकारी भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो अब हमारे पास ड्राइंग एरिया अवेलेबल हो गया है जिसपे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। आप देखेंगे जब भी आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो टैब के रूप में एक नई फाइल में यहाँ भी ये जुड़ जाएगी। जैसे ये स्टार्ट सेक्शन था जहाँ हम पहले थे और ड्राइंग 1 जो हमारा फाइल ओपन हुआ है।
ये हमारा जो बॉक्स ओपन हुआ है ये सारा का सारा हमारा ड्राइंग एरिया है जहां पे हम ऑटोकैड में कार्य करते हैं। हम इस ड्राइंग एरिया पे अभी वापस आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर की तरफ से। आपके पास ऑटोकैड इंटरफेस में सबसे पहला एक बटन एप्लीकेशन मेन्यू बटन दिया गया है। ये ऑटोकैड का एक तरह से फाइल मेन्यू है। इस ऑटोकैड मेन्यू बटन में काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप फाइल बनाने, खोलने और सेव करने से संबंधित कार्यों का प्रयोग करने के लिए करते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे न्यू, जैसे नई फाइल बनानी हो आपको, ओपन अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी हो, सेव अगर किसी बनी हुई फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, सेव एज किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना है या एक और कॉपी आप सेव एज करके रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट आप किसी दूसरे फॉर्मेट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ फॉर्मेट एग्जांपल की तरह पे यहाँ पे दिए गए हैं पीडीएफ, डीजीएन, एफबीएक्स, और अगर चाहें तो अदर फॉर्मेट्स अगर वो सपोर्टेड हैं तो ऑटोकैड से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं काफी सारे फॉर्मेट्स, जैसे DWF, DWFX, 3DWF, PDF, DGN, FBX, इस प्रकार के और सारे फॉर्मेट भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पब्लिशिंग के लिए यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमारे पास कोई 3D प्रिंट सर्विस है तो हम यहाँ से 3D प्रिंट सर्विस भी पिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल कर सकते हैं डेटा, और इसके अतिरिक्त डिजाइन व्यूज को भी प्रयोग कर सकते हैं पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पे प्रिंट की है। प्रिंट में आपकी प्रिंट सेटिंग्स इसमें काफी सारी दी गई हैं, जैसे प्लॉटर की प्रिंट सेटिंग्स हैं, या आपके पास कोई पेज सेटअप करना चाहते हैं उसकी प्रिंट सेटिंग्स कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके पास नीचे की तरफ ड्राइंग यूटिलिटीज दी गई है, बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यूनिट्स डिसाइड की जा सकती है, ऑडिट, स्टेटस, पर्ज इत्यादि कमांड्स को प्रयोग किया जा सकता है। फाइनली आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप क्लोज करेंगे डिफॉल्ट रूप में दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, करंट ड्राइंग जिसमें आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ये फाइल ओपन है, या ऑल ड्राइंग्स। अगर एक साथ आपके पास काफी सारी ड्राइंग फाइल्स ओपन है तो ये सभी ड्राइंग फाइल्स को क्लोज करेगा। मैं यहाँ से अभी बाहर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू चला जाएगा। यदि यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू बटन पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये मेन्यू यहाँ से हाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन मेन्यू बटन के बिल्कुल साथ में क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो एरिया है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें आपके बेसिक फाइल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू में मिल रहे थे वो सारे यहाँ पे बाहर की तरफ भी अवेलेबल हैं। जैसे माउस रखें तो इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, और प्लॉट से या प्रिंटिंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसी तरह से अंडू और रीडू के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस क्विक एक्सेस टूल बार को, जिसको हम QAT भी कहते हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मन चाहे बटन्स को भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं या लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें आपको तो काफी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगी जो आपके पास वर्क स्पेस, मैच प्रॉपर्टीज, बैच प्लॉट इत्यादि को यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त यहाँ मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई स्पेसिफिक कमांड जो मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ उसको यहाँ मैं क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सर्कल कमांड बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देता हूँ। जैसे अब आप क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ गई है कमांड यहाँ पे सर्कल वाली। और यदि इसी बटन जो मैंने अभी जोड़ा है इस पर राइट क्लिक करूँ अगर मैं, तो रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी आइटम्स को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं ऑटोकैड की क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट बिल्कुल इसी के साथ में टाइटल बार है। ये जो व्हाइट कलर वाला पट्टी आप देख रहे हैं ये टाइटल बार है। आप देखें इसमें आपका ऑटोकैड का वर्जन की जानकारी है और आपकी ड्राइंग फाइल जो ये नीचे यहाँ मैंने ओपन की हुई है, drawing1.dwg फाइल, वही उसी का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यदि मैं किसी और फाइल पे आऊंगा तो उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। यदि मैं यही टाइटल बार पे डबल क्लिक करूं तो रिस्टोर डाउन कर सकता हूं, फिर से डबल क्लिक करने पे मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो इस तरह से मैं इस प्रकार में टाइटल बार का प्रयोग कर सकता हूं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास सर्च बॉक्स उपलब्ध है। यहाँ हमारे पास इस सर्च बॉक्स में आप ऑटोकैड की किसी भी कमांड की इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, अर्थात उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए मुझे केवल यहाँ पे टाइप करना है। केवल जैसे ही यहाँ पे मैं लाइन टाइप करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इस ऑटोकैड 2017 की वो हेल्प खुल जाएगी जिसपे मैं लाइंस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ।
और फर्दर यहाँ पे एक सर्च बॉक्स फिर से अवेलेबल हो गया है। फिर से यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च कर सकता हूँ। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास मेरा यूजर नेम यहाँ पे आ रहा है जिससे मैंने लॉगिन किया है, साइन इन किया है ऑटोकैड को प्रयोग करते समय। आप ऑटोकैड 360 को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन सर्विसेज को भी। उसके लिए आपको केवल इस पे क्लिक करना है और फाइनली आप ऑटो 360 अकाउंट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ इसके बिल्कुल साथ में ऑटोकैड का एक्सचेंज ऐप स्टोर है, अर्थात ऑटोकैड स्टोर है। यदि आप इस पे क्लिक करें तो आप एक बिल्कुल अलग यूआरएल पे चले जाएंगे जिसपे ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोडेस्क की बहुत सारी एप्स दी गई हैं जिन एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में स्टे कनेक्टेड का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं ऑटोडेस्क में कनेक्ट कर सकता हूं, ऑटोडेस्क अकाउंट में जाकर लॉगिन कर सकता हूं और इसके अतिरिक्त ऑटोकैड के बाकी रिसोर्सेज जैसे ऑटोकैड यूट्यूब, ऑटोकैड ब्लॉग या ऑटोकैड फेसबुक, ट्विटर पे भी जा सकता हूं यहाँ से। फाइनली या लास्ट की तरफ एक हेल्प का बटन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हेल्प सेंटर खुल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके कुछ भी ढूंढ सकता हूँ। अभी अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो यहाँ मुझे टाइप करना है। जैसे मैं सर्कल टाइप करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फाइनली लास्ट में 3 विंडोज के बेसिक्स बटन है जो ऑटोकैड में भी अवेलेबल है। सबसे पहला मिनिमाइज करने के लिए, जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार पे नीचे एक आइकॉन के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ यदि माउस रखूं तो देखिए आप प्रीव्यू अवेलेबल है ऑटोकैड का। फिर दोबारा क्लिक करता हूं तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ बीच में बटन है रिस्टोर करने के लिए। अगर आप इसे क्लिक करें तो रिस्टोर हो जाएगी फाइल। आप इसे अपने अकॉर्डिंग साइज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर से यदि मैं मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे फिर से वापस आ जाती है। दोबारा क्लिक करने पे लास्ट में जो साइज आपने रिस्टोर किया था उस साइज पे चली जाएगी। मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यदि आप ऑटोकैड से बाहर आना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहली बार है जिसमें हमने काफी सारे पार्ट्स हैं और जिसमें हमने इन सब चीजों की जानकारी ली है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टैब्स क्या हैं, पैनल्स क्या है और उन पैनल्स के अंदर ग्रुप कमांड्स कौन कौन सी हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑटोकैड 2017 के मेन्यूज के बारे में। ऑटोकैड 2017 में मेन्यूज जो है वो टैब्स में बटा हुआ है, अर्थात इसमें काफी सारी टैब्स शामिल की गई हैं जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड-इन्स, A360, एक्सप्रेस टूल, फीचर्ड एप्स, बीम 360 और परफॉर्मेंस। जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वो एक रिबन के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये होम टैब से जुड़ा हुआ रिबन है जिसमें काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको हम पैनल कहते हैं। जैसे पहला पैनल है ड्रॉ, दूसरा पैनल मॉडिफाई है, तीसरा पैनल एनोटेशन है, फोर्थ पैनल अर्थात चौथा पैनल यहाँ पे लेयर्स हैं, पांचवा पैनल ब्लॉक, छठा प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज। इस तरह से क्लिपबोर्ड और व्यू के रूप में 2 पैनल और भी शामिल हैं। इस तरह से जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट का रिबन ओपन हो जाता है और उसके ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं जैसे ब्लॉक, ब्लॉक डेफिनेशन इत्यादि। इस तरह से एनोटेट, पैरामीट्रिक इत्यादि में सब में अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग पैनल्स बने हुए हैं। यदि मैं होम पे क्लिक करूं तो हमारे सामने काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हो जाती हैं जो कि पैनल वाइज बटी हुई हैं। जैसे हमारे पास ड्राइंग से रिलेटेड अर्थात ड्रॉ से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पे उपलब्ध हैं जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क इत्यादि। कुछ कमांड्स के नीचे फ्लैट्स भी लगे हुए हैं, अर्थात जब हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ ड्रॉप डाउन छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो फर्दर ऑप्शंस खुल जाते हैं उस कमांड से रिलेटेड, जैसे कि सर्कल से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। इस तरह से आर्क पे क्लिक करता हूं तो आर्क से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं। यदि मुझे इन रिबन्स पे बनी हुई किसी भी कमांड की जानकारी चाहिए तो केवल मुझे माउस रखना भर है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब मैं माउस पहली बार रखता हूं उस कमांड पे तो छोटा डिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर माउस उस पर रहता है तो उस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। यहाँ हर एक कमांड में ऐसा होता है। ये देखिए, आप माउस छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, इस तरह से सर्कल पे भी। तो इस तरह से न केवल आप कमांड के बारे में जान सकते हैं बल्कि उस कमांडेज के यूजेज का हिंट भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। तो इस तरह की एडवांस टूल टिप हर एक कमांड पे लगाई गई है जिसमें आप किसी भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आप माउस रखें और पहले छोटी डिस्क्रिप्शन और थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे ही मैं टैब बदलता हूं तो हमारे पास ग्रुप्स भी चेंज होते हैं, अर्थात पैनल्स भी चेंज होते हैं। मैं वापस होम टैब में वापस आ जाता हूं। बिल्कुल नीचे की तरफ आप यहां से पूरा का पूरा पैनल ओपन कर सकते हैं। यहां यदि मैं ड्रॉ पे क्लिक करूं तो फर्दर इसके साथ जो जुड़ी हुई कमांड्स हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यदि चाहता हूं कि ये बॉक्स मेरे पास ओपन रहे तो यहां से पिल्ड कर सकता हूं। तो इस तरह से जब मैं किसी दूसरे टैब पे जाता हूं, वापस इस पे आता हूं, मैं यदि चाहता हूं कि मेरे पास ये बॉक्स बना रहे तो मैं इसको पिल कर सकता हूं और साथ में कोई और काम भी कर सकता हूं। लेकिन बाकी पैनल्स को यदि मैं चाहूं तो नीचे से दोबारा क्लिक करके फिर से हाइड कर सकता हूं। लेकिन पिल्ड वाला मेन्यूज मेरे पास बना रहेगा जब तक कि मैं किसी दूसरी टैब पे नहीं जाता। वापिस होम टैब पे आने पे ये हट जाएगा। तो इस तरह आपके पास काफी सारी कमांड्स भी मिलती हैं नीचे की तरफ और उससे रिलेटेड पिल्ड करने का ऑप्शन भी मिलता है। आइए इन सभी टैब्स को हम आने वाले सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। अब सबसे लास्ट में चलते हैं। हमारे पास सबसे लास्ट में यहाँ पे मिनिमाइज टू पैनल बटन्स दिए गए हैं। आप यदि देखें तो इस रिबन ने काफी सारा स्पेस लिया हुआ है जो ड्राइंग एरिया को भी कवर करता है। तो आप इस स्पेस को बचा सकते हैं और अपना ड्राइंग एरिया बढ़ा सकते हैं। उसके लिए केवल आपको इस पे मिनिमाइज टू पैनल बटन पे क्लिक करना है। देखिए आपकी कमांड छोटी हो गई। आपकी एक बार क्लिक करने पे केवल देखिए आपके पास पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, कमांड्स दिखाई नहीं दे रही। तो जब आप माउस लेके जाएंगे उस पैनल पे तो आपके पास फिर उनकी कमांड्स यहाँ शो की जाएंगी। इसी तरह से यदि मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूं तो और मिनिमाइज हो जाएगा, जिसमें केवल मेन्यूज को दिया गया है। जब आप मेन्यूज पे क्लिक करते हैं तो वो पैनल ओपन होता है, तो ही उसकी कमांड्स आपके सामने दिखाई देती हैं। इसी तरह से फिर से एक बार क्लिक करने पे आपके पास वो पैनल, वो पार्ट भी, और यदि आप एक बार फिर से इस पे क्लिक करें तो ये भी पैनल हट जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आपके पास ड्राइंग एरिया बढ़ गया है। यहाँ यदि मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसका रिबन ओपन होगा। फिर उसके पश्चात मैं ड्रॉ पैनल को भी ओपन कर सकता हूं और इस तरह किसी भी कमांड का प्रयोग कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने पास स्पेस बढ़ा सकते हैं कार्य करने के लिए। उसके लिए केवल आपको इस बटन पे ही केवल क्लिक करना है बारी बारी से। जैसा और जितना ड्राइंग एरिया बढ़ाना चाहते हैं उससे आप कुछ हद तक रिबन्स को मिनिमाइज करके बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से वापस क्लिक करने पे मेरे पास फिर से वैसे ही रिबन सारे वापस आ गए हैं। यहाँ पे यदि आप इस टैब्स बार के बिल्कुल लास्ट में यदि यहाँ क्लिक करें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस राइट क्लिक पे अवेलेबल रहते हैं। इसमें खाली जगह पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टूल पैलेट ग्रुप्स, जिसमें काफी सारे पैलेट्स रहते हैं, उनको आप खोल सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। इस तरह से शो टैब्स, अर्थात कुछ टैब्स हमारे पास यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं, उन टैब्स को, जैसे 3D टूल्स टैब है, उसको क्लिक कर दें तो वो 3D टूल टैब जो है हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगी। इसी तरह से यदि यहाँ राइट क्लिक करके शो टैब्स पे जाकर मैं कुछ टैब्स को डिसेबल भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। अभी जैसे मैंने 3D वाली टैब को फिर से हटा दिया है। फिर से राइट क्लिक करके मैं शो पैनल्स, अर्थात काफी सारे पैनल्स यहाँ पे हैं, उनको भी ओपन और डिसेबल कर सकता हूँ। इस तरह से अनडॉक कर सकते हैं आप इसको। अनडॉक करने के साथ ही यहाँ से ये हट जाएगी और इसी के साथ यहाँ पे ये देखिए अनडॉकिंग स्टेज में आ गई है, जिसमें बिल्कुल अलग हो गई है। मैं इस रिबन पे यदि यहाँ इस स्पेस पे डबल क्लिक करूं तो फिर से वापस ये डॉक हो जाएगी, अर्थात सेट हो जाएगी जहां पे इसको फिट किया गया था शुरू में। जैसे यहाँ पे हमारे पास सभी टैब्स हमारी वापस आ गई हैं। इस प्रकार मैं इन सभी टैब्स को प्रयोग कर सकता हूं। इनको क्लिक करने के पश्चात रिबन्स खोल सकता हूं, उनके पैनल्स पे काम कर सकता हूं और फर्दर उनकी कमांड के साथ में कार्य कर सकता हूं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्राइंग एरिया के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का। हमारे पास ये जो स्टार्ट स्क्रीन है, इसमें यदि आप देखें, हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार से हम नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ फाइल्स बना रखी है, जैसे ड्राइंग 1 और ड्राइंग 3 के नाम से। यदि आप माउस इस पे लेके जाएं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी फाइल उपलब्ध है। हर फाइल के लिए 3 प्रीव्यू अवेलेबल है, जैसे मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। अभी इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग 3 को खोलते हैं। आपके पास ये जो एरिया अवेलेबल हुआ है, ये सारा का सारा ड्राइंग एरिया है। इस पे आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप सभी टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास ऊपर की तरफ दिए गए हैं, टैब्स और पैनल्स में बटे हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ ड्राइंग एरिया में काफी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल हैं। आइए इन सब कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले यदि आप देखें तो ये पीछे की तरफ ग्राफ सा बना हुआ है। ये ग्राफ असल में आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिससे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर हो।
या एक लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस पूरे के पूरे ग्राफ को इस नीचे की तरफ दिए गए एक्स वाई कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूसीएस। यूसीएस का अर्थ है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यूजर कोऑर्डिनेट को प्रयोग करते हुए आप आसानी से एक्स एक्सिस की वैल्यू दे सकते हैं और वाई एक्सिस की वैल्यू देख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में इसको डिटेल से समझेंगे, परंतु अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि ये एक तरह से एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, अर्थात यदि आप एक्स साइड अर्थात हॉरिजॉन्टली कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से वाई साइड अगर आप कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसकी मेजरमेंट वाई साइड पे की जा सकती है इस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। इसी तरह से यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं तो आप देखें कि नीचे की तरफ भी यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है। यदि आपका एक्स माइनस की तरफ जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत साइड यानी कि उल्टी साइड इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप माइनस वाई में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स भी है और इसी तरह से पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई भी है, जिससे आप ग्राफ को आसानी से देखते हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अर्थात जैसे लाइन, पॉलीलाइन या सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप आसानी से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ को देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप में हमारे पास यूसीएस कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 दिखाए गए हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इसके अतिरिक्त एक छुपा हुआ कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वो है जेड एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे 2D ड्राइंग्स कर रहे हैं, अर्थात आप केवल 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स कर रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ नहीं दिखाया गया। परंतु यदि मैं बिल्कुल साथ वाली फाइल पे चला जाता हूँ जो ड्राइंग 1 है और इसमें मॉडल को चुन लेता हूँ यहाँ से मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे जेड एक्सिस अवेलेबल है। ये जेड एक्सिस इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारी ये जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है। तो इस तरह से यदि आपके पास 3D ड्राइंग्स है तो जेड एक्सिस अपने आप अवेलेबल हो जाएगा और इसका अर्थ ये हुआ कि आप 3D ड्राइंग्स में जेड एक्सिस को निर्धारित कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो इस तरह से यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स वाई जेड तीनों को निर्धारित कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ऊपर की तरफ ड्राइंग एरिया में WCS आइकॉन अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन अवेलेबल है। यहाँ यदि आप देखें तो इसमें काफी सारे बटन दिए गए हैं अलग अलग साइड पे। अलग अलग साइड पे जाने के लिए आप अलग अलग दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ड्राइंग 1 में ये 3D ड्राइंग है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप नीचे बटन पे क्लिक करें तो आप नया यूसीएस अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हैं या नया अपने लिए बिल्कुल यूसीएस क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे किसी दिशा में जाना हो अगर आपको तो वो भी आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे यहाँ से वेस्ट, ये देखें, और यहाँ से फिर से वापस फ्रंट में। अब यहाँ से किसी भी दिशा में भी जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ चारों दिशाओं की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त बीच में टॉप लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ देखूं तो ये एक तरह से मेरे पास इमेज का टॉप व्यू है, इस कारण से ये टॉप दिखाया गया है। यदि मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ जैसे बैक, लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, तो इस तरह से काफी सारी साइड से मैं अपने किसी 3D इमेज को देख सकता हूँ। ये अभी सिंपल वायरफ्रेम इमेज है तो इसको मैं यहाँ पे 3D में पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, परंतु ये हमें ये जानकारी जरूर दे रही है कि हम अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रोटेशनल बटन दिए गए हैं और डायरेक्ट यहाँ से दिशा को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैं इस प्रकार इसको चारों तरफ घुमा भी सकता हूँ जिस तरफ मैं चाहूं। मैं वापस इसे टॉप पे ले आता हूं। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ लेफ्ट साइड पे चले ऊपर की तरफ तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल यहाँ अवेलेबल हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल, जिससे हम व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी ड्राइंग का। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे व्यू कंट्रोल्स हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं किस एंगल से हम अपनी इमेज को देखना चाहते हैं। जैसे टॉप के स्थान पर बॉटम से देखना चाहता हूं तो बॉटम से वो इमेज सामने आ जाएगी। लेफ्ट से देखना चाहता हूं तो लेफ्ट से, राइट से देखना चाहता हूं तो राइट से। ये वही कार्य कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे WCS में किया था, तो इसमें लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको उस तरफ भी चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मॉडल व्यूज को देख सकते हैं। मैं यहाँ से टॉप चुन लेता हूं दोबारा। इन सभी चीजों की जानकारी हम
डिस्क्रिप्टिव रूप में आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ विजुअल स्टाइल्स भी दिए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने जानकारी दी ये हमारे पास एक तरह से 3D इमेज है। अगर मैं इसको 2D वायर फ्रेम में देखना चाहता हूं तो क्लिक करूंगा, हालांकि कोई खास फर्क नजर नहीं आया वायर फ्रेम में, लेकिन अगर मैं इसे कंसेप्चुअल पे क्लिक कर देता हूं तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। अब यहां से यदि मैं इस WCS आइकॉन से दोबारा से इसे रोटेट करके देखूं अलग दिशा में, तो आप देखेंगे आपकी इमेज में काफी फर्क नजर आ रहा है। आप ऊपर या नीचे वाली साइड से इसे आसानी से देख सकते हैं और ये बिल्कुल अलग नजर आ रही है हर साइड से, क्योंकि अब की बार इसका विजुअल स्टाइल भी चेंज हो गया है। मैं यहां से कॉन्सेप्चुअल की जगह हिडन भी कर सकता हूं और यहां से रियलिस्टिक व्यू भी अवेलेबल है। फिर से यदि आप यहां से जाकर भी आप देख सकते हैं बॉटम साइड से किस प्रकार दिखाई दे रहा है, और मॉडल व्यूज में लेफ्ट साइड से देख सकते हैं हम इसे। तो इस प्रकार अलग अलग व्यूज को आप देख सकते हैं और अलग अलग विजुअल स्टाइल आप यहां से अपना सकते हैं। मैं यहां से 2D वायर फ्रेम में वापस आ जाता हूं। तो इस प्रकार आप इन व्यू कंट्रोल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार दी गई है जिसमें अलग अलग बटन है। हम यहाँ पे इन सबकी जानकारी लेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैन बटन अवेलेबल है। यदि मैं पैन पे क्लिक करता हूँ तो आसानी से मैं अपनी पिक्चर या ग्राफ को मूव कर सकता हूँ और जहां से मैं चाहता हूँ वहां तक रख के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकता हूँ। तो इससे मुझे किसी भी ड्राइंग को यहाँ पे मूव करने में आसानी रहती है और मैं आसानी से देख सकता हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे है और ड्राइंग कहाँ पे है, और एस्केप करके इसको मैं फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त भी काफी सारे बटन यहाँ नेविगेशन बार पे दिए गए हैं जिसकी जानकारी हम आने वाले सेशन में अवश्य लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास इस ड्राइंग एरिया में नीचे की तरफ है, जो कि हमारे पास कमांड लाइन के रूप में उपलब्ध है। कमांड लाइन एक्चुअल में एक पैनल है जिसमें आप कमांड दे सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कार्य को करने के लिए आप माउस का प्रयोग कर सकते हैं और उसी कार्य को करने के लिए आप कीबोर्ड के द्वारा यहां से कमांड भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं लाइन पे क्लिक कर सकता हूं। क्लिक करके यहां पे ड्राइंग एरिया में आकर मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। इसी तरह से यदि मैं यहां एस्केप कर दूं तो लाइन से बाहर आ जाऊंगा, परंतु कमांड से यही कार्य करना है तो यहां पे मैं लाइन कमांड टाइप भी कर सकता हूं। जैसे ही लाइन कमांड यहां टाइप करता हूं, एंटर करूंगा मैं, तो मेरे पास देखिए यहां पूछा जाएगा फर्स्ट पॉइंट बताएं, तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट बताता हूं। उसके पश्चात नीचे की तरफ आप देखते रहे कमांड लाइन में अब जानकारी मांगी जा रही है नेक्स्ट पॉइंट बताएं, तो नेक्स्ट पॉइंट भी यहां से बता देता हूं। इसके अतिरिक्त और नेक्स्ट पॉइंट बताने हैं तो वो भी बता सकता हूं यहां से मैं, और फिर से वापस, और इस तरह से यहां पे मैं अप्रोक्सीमेट इसको जोड़ देता हूं। तो इस प्रकार मैंने कमांड लाइन का प्रयोग करते हुए इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो कमांड लाइन से न केवल आप इन कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आप कमांड लाइन से कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप सेव टाइप करें और एंटर करें, आपके पास सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कमांड आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जब भी आप कमांड टाइप करते हैं आपके पास यहाँ सजेशंस काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं। कमांड लाइन को हम अलग से सेशन में पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए यदि मैं यहाँ पे केवल ओपन कमांड को यहाँ एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास देखें ओपन कमांड अवेलेबल हो जाएगी, अर्थात एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि मेरे पास यहाँ पे मेरी फाइल अवेलेबल है तो इसको मैं खोल सकता हूँ। तो इस प्रकार कमांड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं कमांड्स देने के लिए। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया है जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें शामिल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट और हमारे पास है, वो है सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाया जाने वाला प्लस बटन। आप अपनी नई ड्राइंग बनाने के लिए एक नई टैब को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल प्लस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ड्राइंग 4 यहाँ पे शामिल हो गई है। इस तरह से यहाँ पे ये सारी ड्राइंग्स मेरे पास टैब्स के रूप में अवेलेबल हो जाती हैं ड्राइंग एरिया में। यदि मैं ड्राइंग 1 पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग 1 की सारी की सारी ड्राइंग्स मेरे पास अवेलेबल है। ड्राइंग 3 में ड्राइंग 3 की ड्राइंग्स अवेलेबल है। ड्राइंग 4 में जो ड्राइंग मैं करना चाहता हूँ वो आसानी से यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैं एक साथ कई ड्राइंग फाइल्स के साथ काम कर सकता हूँ। केवल मुझे प्लस पे क्लिक करना है और मेरी नई ड्राइंग यहाँ पे खुल जाएगी। इस चीज को हमने यहाँ स्टार्ट से भी देखा था जब हमने ड्राइंग बनाई। अब यदि यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ड्राइंग फाइल खुल जाएगी, और यदि यहाँ ओपन फाइल्स पर जाकर यदि आपके पास कोई पुरानी फाइल है तो यहाँ से भी खोल सकते हैं। ओपन ए शीट सेट पर जाकर आप शीट सेट को ओपन कर सकते हैं,
और फाइनली टेम्पलेट्स पर जाकर यहाँ से नई फाइल AutoCAD.dwt ड्राइंग फाइल यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 6 फाइलें यहाँ जुड़ गई हैं। किसी फाइल में क्या है ये जानकारी आप प्रीव्यू के रूप में माउस रखले भर से ले सकते हैं। ये देखें आपके पास यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है। ना केवल आप देख सकते हैं बल्कि आप यहाँ क्लिक करें तो पूरा का पूरा प्रीव्यू आपकी ड्राइंग स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। ये मॉडल 1 है ड्राइंग 1 में। लेआउट 1 में यदि आप देखें तो यहाँ पे लेआउट 1 की जानकारी दी गई है, लेआउट 2 में लेआउट 2 की। तो इस तरह से हमारे पास नई ड्राइंग बना सकते हैं हम यहाँ से। आने वाले समय में हम इन सभी कंट्रोल्स को जिनको हमने यहाँ पे देखा है उन सबको डिटेल रूप में जानेंगे। इन सबको अलग अलग सेशंस में हम प्रॉपरली जानेंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाए। इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम ड्राइंग एरिया को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम स्टेटस बार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस सेशन में जानकारी लेते हैं स्टेटस बार के बारे में। यहाँ यदि सबसे नीचे की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ एक पट्टी दी गई है जो कि स्टेटस बार है। ये वाली बार शुरू से लेकर एंड तक मॉडल, लेआउट 1 से लेकर यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस खाली है और उसके बाद कुछ ड्राइंग ऑप्शंस दी गई है। ये सारा का सारा एरिया स्टेटस बार से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लेफ्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं। स्टेटस बार में लेफ्ट साइड पे 3 आपके पास टैब्स दी गई हैं। सबसे पहले मॉडल टैब है। ये तीनों एक ड्राइंग फाइल 1 से रिलेटेड है। यदि आप यहाँ भी माउस लेके जाते हैं तो ऊपर की तरफ भी मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2 की इंफॉर्मेशन रहती है। मॉडल टैब जो है वो आपकी बेसिक ड्राइंग की जानकारी देती है जो आपने ड्रॉ किया है। परंतु उसी ड्राइंग को यदि आप किसी पेपर पे देखना चाहते हैं या पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डिफरेंट लेआउट में आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे लेआउट टैब्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेआउट टैब को प्रयोग किया है। लेआउट 2 टैब उसका ही एक अलग रूप हो सकता है। यदि आप अपनी ड्राइंग को किसी अलग तरीके से या अलग व्यू से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। बेसिकली लेआउट 1 और लेआउट 2 जो है वो पेपर वर्क से ज्यादा रिलेटेड है। जब हमें किसी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और इसी तरह से जब हमें ड्राइंग करनी होती है तो हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। लेआउट 1 में जैसे आप देखें अलग अलग व्यूज दिए गए हैं। यहाँ मेरे पास अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का, यहाँ पे अलग व्यू है मेरी ड्राइंग का। मैं एक लेआउट में अलग अलग व्यूज को देख सकता हूँ। इसके अलावा भी लेआउट में काफी सारे ऑप्शंस जुड़े हुए हैं। इसी तरह से लेआउट 2 में यदि आप देखें तो इसमें भी अलग से इमेज को दिखाया गया है। अभी यहाँ पे इमेज नहीं दिखाई गई तो इमेज देखने के लिए मैं यहाँ जूम पे जाता हूँ और जूम एक्सटेंड करते ही मेरे पास यहाँ पे इमेज मेरे सामने आ जाती है। इसको मैं किसी भी व्यू में देख सकता हूँ। जैसे मैं वायर फ्रेम में जाकर इसको स्केची कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्केची व्यू आ गया है और इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकता हूँ। इसके लिए मैं इस स्टाइल पे इसके लिए यहाँ मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास काफी सारे स्टाइल आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू मैं ओपन कर लेता हूँ तो इस तरह से मेरे पास एक अलग व्यू लेआउट के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें व्यूज को बना सकते हैं। अभी आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार और इसको प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से प्लस का बटन दिया गया है। यदि आप कुछ नया टैब जोड़ना चाहते हैं लेआउट के रूप में तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब यदि राइट हैंड साइड अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे काफी सारे ड्राइंग ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। जैसे सबसे पहले ऑप्शन ये दिखा रहा है कि इस वक्त आप पेपर स्पेस पे हैं, अर्थात आप लेआउट ड्राइंग कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ से मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन मॉडल अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में राइट हैंड साइड काफी सारे टॉगल स्टेट्स बटन हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि काफी सारे ऑप्शन आपके साथ ड्राइंग में जो जुड़ी रहती हैं उनको आप यहीं से ड्राइंग फाइल में काम करते हुए ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ का है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूं तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा और फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो ग्रिड ऑन हो जाएगा। हालांकि जब आप AutoCAD में परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बजाय यदि आप देखें तो शॉर्टकट की F7 है उसका प्रयोग ज्यादा कर पाते हैं। तो जैसे ही मैं F7 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ग्रिड मोड ऑफ हो जाता है और फिर से F7 प्रयोग करने पे ग्रिड मोड ऑन हो जाता है। इसी तरह से स्नैप मोड मेरे पास अवेलेबल है और इसी तरह से मेरे पास ऑर्थो मोड है और इस तरह से पोलर ट्रैकिंग और काफी सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो है वो यहाँ पे WS करंट सेटिंग्स के रूप में वर्क स्पेस स्विचिंग का मोड है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इस कॉर्नर पे, यदि मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास काफी सारे मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल 2D ड्राइंग्स में काम कर रहे हैं, परंतु यदि मैं 3D ड्राइंग्स में काम करना चाहता हूं तो मुझे 3D बेसिक्स में जाना पड़ेगा
अब यहाँ ऊपर की तरफ जो होम में रिबन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं 3D बेसिक्स को क्लिक करता हूँ, मेरे पास पूरा का पूरा इंटरफेस जो है वो 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ होम में, यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो क्रिएट पैनल जुड़ गया है, जिसमें काफी सारे ऑप्शन जो है 3D से रिलेटेड जुड़ गए हैं। इसी तरह से यदि मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूं, 3D मॉडलिंग में जाना चाहता हूं तो 3D मॉडलिंग में भी जा सकता हूं मैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास मॉडलिंग से रिलेटेड भी काफी सारे ऑब्जेक्ट या काफी सारी कमांड्स शामिल हो जाती हैं। यदि मैं वापस आना चाहता हूं तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से वापस भी आ सकता हूं। फिर से 2D एनवायरनमेंट में मैं वापस आ गया हूं। इसी प्रकार से आगे की तरफ यूनिट्स को दिया गया है। मैं यहाँ से यूनिट्स डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस तरह की यूनिट्स में काम करना चाहता हूँ, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक। फाइनली या लास्ट की तरफ अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बटन यहाँ पे है कस्टमाइज का। आप इन सब बटन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप कस्टमाइज पे जाएं और यहाँ से आप जिसको आप हटाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं देखना चाहता, मैं क्लिक कर देता हूँ, उसे यूनिट्स हट जाएंगी। क्विक प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, क्विक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और यहाँ फिर से क्लिक करने पे ये बार जो है वो हाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टेटस बार में कार्य कर सकते हैं। इंटरफेस की लास्ट सीरीज में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे पास यहाँ काफी सारे इंटरफेसेस ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारी टैब्स अवेलेबल है, काफी सारे रिबन्स अवेलेबल हैं। फिर हमने यहाँ देखा किस प्रकार हमारे पास यहाँ पे WCS आइकॉन्स अवेलेबल हैं या UCS आइकॉन्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास यहाँ कमांड लाइन भी अवेलेबल है, नीचे की तरफ स्टेटस बार भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे इंटरफेस को समझा है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में। आने वाले सेशन में जिस पार्ट पे हम जाएंगे उस पार्ट को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट में देखेंगे और जानेंगे और उसे डीपली जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम AutoCAD से रिलेटेड हर एक कमांड को आसानी से ऑपरेट कर पाएं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे AutoCAD की यूनिट्स के बारे में। इससे पहले कि हम AutoCAD यूनिट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम सिंपल 2 फाइल्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं और स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ड्राइंग फाइल अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे केवल एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप होम टैब में से लाइन कमांड को चुनें, कहीं पे भी क्लिक करें। ये लाइन का पहला पॉइंट है और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे 50 की लेंथ चाहता हूं मैं। तो यहाँ मैं नीचे की तरफ कमांड लाइन में 50 सबमिट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एक बार एंटर करने से आपकी लाइन बन गई है और अगर आप एक बार दोबारा एंटर कर देंगे तो लाइन फाइनल हो जाएगी। मैं हल्का से इसे जूम आउट कर लेता हूं। अब आप इस लाइन को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये लाइन किस यूनिट में तैयार हुई है, इसके लिए मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, परंतु उससे पहले देखते हैं कि डिफॉल्ट रूप में इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। किसी भी लाइन की आप लेंथ जान सकते हैं। जैसे इस लाइन की लेंथ अगर मैं जानना चाहता हूं तो सिलेक्ट करूंगा लाइन को और उसके पश्चात प्रॉपर्टीज पैनल खोलूंगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल नहीं आ रहा तो आप शॉर्टकट की Ctrl+1 को दबाएं। आपके पास एक प्रॉपर्टीज पैनल आ जाएगा। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है तो उस लाइन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यदि आप सबसे नीचे की तरफ लेंथ देखें तो 50 लेंथ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ डिसाइड की थी वो 50 डाली थी और इसलिए यहाँ पे 50 आई है। परंतु यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा ये 50 इंच है, 50 फीट है या 50 मिलीमीटर है। ये जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल को क्लोज कर देता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आपने ड्रॉ किया है अपनी ड्राइंग फाइल में, तो ये जान सकते हैं आप आसानी से कि इसकी डिफॉल्ट यूनिट क्या है, किस यूनिट में इसको मेजरमेंट किया जाए। इसके लिए आप एप्लीकेशन मेन्यू पे आए, सबसे नीचे की तरफ सेकंड लास्ट ऑप्शन है ड्राइंग यूटिलिटीज का, आप इस पे क्लिक करें। इसमें आपके पास यूनिट्स के नाम से कमांड है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो मेरे पास यूनिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो इंसर्शन स्केल दिया हुआ है, जो ये जानकारी देता है कि इस वक्त मैं अपनी इस ड्राइंग फाइल में इंचीज में कार्य कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 50 इंच लाइन है मेरे पास। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 50 यूनिट्स यहाँ पे 50 इंच है। तो आइए इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। मैं एक फाइल और बनाता हूँ। अब की बार मैं पहले ही यूनिट चेंज कर लेता हूँ इसकी। इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू पे जाता हूँ, ड्राइंग यूटिलिटीज पे, यूनिट्स पे, और यहाँ इंच के बजाय यहाँ पे मैं फीट डिसाइड कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ।
मैंने बड़े ही आसान तरीके से यूनिट को बदल दिया है। जो यूनिट पहले इंचेस में थे अब फीट में आ गई है। अब मैं फिर से लाइन ड्रॉ करता हूं, रैंडम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके पश्चात हॉरिजॉन्टल में माउस को मूव करता हूं, परंतु नीचे कमांड लाइन में मैं 50 एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर से एंटर करने पे लाइन फाइनल हो जाएगी। तो अब क्या आपके पास एक और लाइन यहां पे अवेलेबल हो गई है। अब ये लाइन की यूनिट 50 फीट है, परंतु यदि मैं इसको क्लिक करूं यहां पे कंट्रोल 1 के साथ इसका प्रॉपर्टीज पैनल देखूं तो आप इसकी लेंथ भी यहां से 50 ही देख पाएंगे। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ, चाहे मैंने इंचेस में ड्रॉ किया है या चाहे मैंने फीट में ड्रॉ किया है, दोनों में लेंथ 50-50 दिखाई है। ऑटोकैड अपने आप निर्धारित करता है कि किस यूनिट में काम कर रहे हैं। यदि आप इंचेस में काम कर रहे हैं तो जो मैंने 50 यूनिट दिया है वो 50 यूनिट 50 इंच माने जाएंगे। इसी तरह से यदि आप फीट में काम कर रहे हैं वो 50 यूनिट्स जो मैंने दिए हैं वो 50 फीट माने जाएंगे। ऑटोमेटिकली ऑटोकैड खुद इस बात का ध्यान रखता है कि आप कौन सी यूनिट में कार्य कर रहे हैं। उसी यूनिट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कौन सा यूनिट अप्लाई होता है। उसी यूनिट में सारे के सारे मेजरमेंट ऑटोकैड में किए जाते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी पैनल को यहां से क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले जो ड्राइंग फाइल है मैं इसको सेव करता हूं। इसके लिए मैं फिर से एप्लीकेशन मेन्यू में जाता हूं, सेव कमांड पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं फाइल सेव करता हूं ch1 के नाम से। इसी तरह से मैं दूसरी ड्राइंग पे जाता हूं और फिर से फाइल सेव करता हूं ch2 के नाम से। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमने किस प्रकार इंचेस को फीट में बदला, तो यहाँ पे एक बात और भी समझना आवश्यक है। ऑटोकैड की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप किसी एक यूनिट की फाइल को दूसरी यूनिट की फाइल में रेफरेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोकैड उस यूनिट को स्केल करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे पास यहाँ फीट में यूनिट्स हैं, अब मैं चाहता हूं जो मैंने पहले फाइल बनाई है इंच वाली उसको यहाँ लेके आना, तो मैं उसको यहाँ लाकर रेफरेंस पे चेक कर सकता हूँ कि फीट के मुकाबले इंचेस को किस प्रकार शो किया जाएगा। अर्थात मैं दोनों तरह की यूनिट को एक ही फाइल में डालना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास यहाँ एक पैनल मुझे ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स रेफरेंस कमांड है, यहाँ मैं एंटर कर दूंगा तो आपके पास रेफरेंस देने के लिए फाइल रेफरेंस बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। जैसा हमने देखा दोनों फाइल्स में 50 यूनिट्स का ही मेजरमेंट लिया गया है। बस फर्क यह है कि पहली फाइल में यूनिट्स इंचेस में थी और दूसरी फाइल में फीट में यूनिट्स थी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि मैं इस फाइल में दूसरी फाइल का रेफरेंस लूं तो वो फाइल ऑटोकैड किस प्रकार से स्केल करेगा या उस लेंथ को किस प्रकार से ऑटोकैड एडजस्ट करेगा। इसके लिए यहाँ अटैच ड्राइंग फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से ch1 फाइल को मैं रेफरेंस पिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। मेरे से जानकारी मांगी जाएगी मैं कहाँ पे इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन है, मैं अभी ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे हमारी ये वाली जो लाइन थी ये इंचेस में थी और जबकि ये जो लाइन है ये फीट में है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ऑटोकैड ने खुद ही इंचेस और फीट का जो अंतर है खुद एडजस्ट किया है। अर्थात यदि हमने किसी बड़ी फाइल में छोटी यूनिट वाली फाइल को रेफरेंस भी किया है तो भी उसने ऑटोकैड ने स्वयं ही उसको एडजस्ट किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का साइज 50 यूनिट्स ही था, परंतु यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होने की वजह से दोनों का साइज जो है अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। ऑटोकैड स्केलिंग खुद करता है, अर्थात जो चीज आपके पास फीट में यहाँ दिखाई गई है उसी तरह से यहाँ इंचेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ ये चीज दिखाई गई है। तो इस प्रकार हम आसानी से ऑटोकैड पे एक फाइल को दूसरी फाइल में रेफरेंस भी दे सकते हैं और यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। मैं इस फाइल रेफरेंस बॉक्स को क्लोज कर देता हूं यहाँ से। अब हम यूनिट्स की बाकी सेटिंग्स को भी देखते हैं। इसके लिए फिर से मैं ऑटोकैड मेन्यू में चला जाता हूं, यहाँ से ड्राइंग यूटिलिटीज में जाकर यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास इंसर्शन स्केल के अलावा भी काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए इनकी जानकारी भी लेते हैं। सबसे पहले यूनिट जो है दो लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं, लेंथ और एंगल, और उन दोनों का प्रिसीशन पॉइंट क्या हो वो यहां से डिसाइड किया जा सकता है। अर्थात सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, आप टाइप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर यूनिट यूज करते हैं तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल हो जाएगा और यूनिट सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से यदि आप इंजीनियरिंग लेंथ का प्रयोग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा सेट हो जाएगा। फाइनली फ्रैक्शनल वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं और साइंटिफिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में डेसिमल वैल्यू सबसे बेहतर रहती है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे प्रिसीशन पॉइंट दिया हुआ है,
आप कितने पॉइंट तक प्रिसीशन चाहते हैं अपनी वैल्यू को वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं डेसिमल वैल्यू में 2 दशमलव तक चाहता हूँ प्रिसीशन बना रहे, तो यहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ। ये लेंथ के लिए है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इस प्रकार से यूनिट को डिसाइड किया जाएगा। साथ वाला बॉक्स एंगल का है। यदि मैं एंगल वाइज डिसाइड करूं तो एंगल में भी मैं यहाँ से डेसिमल, डिग्रीज, ग्रेड्स या रेडियस ले सकता हूं। यदि आप सर्वेयर हैं तो सर्वेयर यूनिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सर्वेयर हैं तो आप डिग्री, मिनट और सेकंड यूनिट का प्रयोग भी कर सकते हैं। नॉर्मल एंगल कैलकुलेशन में डेसिमल, डिग्रीज बिल्कुल ठीक रहता है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं यहाँ से। फिर से प्रिसीशन पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूं कि कितने दशमलव तक मैं चाहता हूं मेरी वैल्यू दिखाई जाए। मैं यहाँ से 4 वैल्यूज पिक कर लेता हूँ। यदि आप पॉजिटिव एंगल्स को क्लॉकवाइज काउंट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। फाइनली ये दोनों चीजें डिसाइड करने के बाद फिर से आप चाहें तो यहाँ से यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम ऑटोकैड में कार्य करते हैं सामान्य रूप में हमें इंचेस, फीट, माइल्स और मिलीमीटर की आवश्यकता रहती है और सेंटीमीटर तक आवश्यकता रहती है। इसके पश्चात किलोमीटर, माइक्रो, इंचेस इत्यादि भी यहाँ पे काफी सारी यूनिट्स हैं जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं इसको इंचेस में डिसाइड कर देता हूँ। फाइनली इसे ओके करते ही मेरे पास ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से अपनी यूनिट को सेट कर सकते हैं। यूनिट को सेट करने के लिए आप टाइप कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें यहाँ मैं टाइप कर सकता हूँ यूनिट। इसके लिए मैं यहाँ चाहूं तो UN टाइप करूं और यदि आप चाहें तो UNITS पूरा टाइप कर सकते हैं। एंटर करें, आपके पास यही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप इसको फिर से चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यूनिट डिसाइड कर सकते हैं ऑटोकैड में। यदि आप डिफरेंट यूनिट्स पे कार्य करते हैं तो आप आसानी से यहाँ नीचे स्टेटस बार से भी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो डेसिमल यहाँ पे यूनिट डिसाइडेड है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूं कॉर्नर पॉइंट पे तो आपके पास आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक यूनिट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मैं यहाँ डेसिमल ही रहने देता हूँ। यदि किसी कारण यहाँ पे आपके पास ये यूनिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो कस्टमाइज पे जाएं। यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे पैलेट्स के बारे में। पैलेट्स ऑटोकैड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया इंटरफेस सिस्टम है जिसके साथ काफी सारी कमांड्स आपको एक पैनल पे ही मिल जाती हैं, जहां से उन सभी कमांड्स को आप चला सकते हैं और ये सभी कमांड्स ग्रुप्स होकर पहले से ही उसमें एम्बेड रहती हैं अकॉर्डिंग टू पैनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैनल को कहां से आप खोल सकते हैं। सबसे पहले आप व्यू टैब पर जाएं। यहाँ यदि आप देखें तो बीच में एक ग्रुप बना हुआ है पैलेट्स का। आप यहाँ क्लिक करके नीचे की तरफ और पैलेट्स को भी खोल सकते हैं। इसमें काफी सारे पैलेट्स दिए गए हैं जैसे टूल पैलेट्स, प्रॉपर्टीज, शीट सेट और इत्यादि। कैलकुलेटर भी हमारा एक पैलेट ही है। इसी तरह से हमारे पास नीचे की तरफ ये कमांड विंडो है, ये भी एक पैलेट ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैलेट को आप किस प्रकार से खोल सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है पैलेट को खोलने के लिए आप पैलेट्स पे जाकर उसे क्लिक कर दें। देखिए टूल पैलेट्स खोलते ही मेरे पास टूल्स वाला पैलेट्स यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। टूल पैलेट में यदि आप देखें यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बार दी गई है। इस बार से मैं इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ देखें तो इसमें काफी सारे इंडेक्स दिया गया है जैसे मॉडलिंग, कंस्ट्रेंट्स, एनोटेशन, आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल और इस तरह की काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सैंपल को मैं अपनी ड्राइंग में इंसर्ट कर सकता हूँ। इस तरह से इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, स्ट्रक्चरल है और काफी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी सैंपल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आर्किटेक्चर पे आ जाता हूँ। एल्युमिनियम विंडो का जो सैंपल है इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और फाइनली इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये बना हुआ सैंपल यहाँ पे आ गया है। ये सारे के सारे सैंपल्स ब्लॉक्स के रूप में रहते हैं। ब्लॉक्स हम आने वाले सेशंस में करेंगे जिसमें काफी सारी लाइनों को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, जिसमें काफी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया जाता है जिससे आप आसानी से इकट्ठे उन सबको आप इंसर्ट कर पाए। इसी तरह से यहाँ पे ट्रीज का सैंपल है। यहाँ कहीं पे भी मैं ट्री को क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ। अब देखें कि इस तरह के बहुत सारे आपके पास पहले से पके पकाए सैंपल्स अवेलेबल हैं ऑटोकैड द्वारा जो दिए गए हैं। इस तरह से व्हीकल इंपीरियल है आपके पास, कहीं भी मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ और इस प्रकार आप आसानी से बने बनाए ब्लॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं पैलेट्स का प्रयोग करते हुए। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ
इस तरह से प्रॉपर्टीज पैनल जो बड़ा ही कॉमन पैनल है, जिसको हमने पहले भी ओपन किया था, किसी भी चीज पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टीज पैनल के साथ देख सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ 50 है, इसको हमने पिछले सेशन में भी देखा था जब हमने इसको पिछली बार प्रयोग किया था। पैलेट्स की एक अच्छी बात है कि इनके पास काफी सारे ग्रुप्स में काफी सारी कमांड्स पहले से बनी रहती है, परंतु यदि आप यहां देखें तो मैं अगर इसको स्टेटस बार से पिक करके थोड़ा इधर ले आऊं पैलेट को, तो मैं अनडॉक कर सकता हूं मेल विंडो से, ताकि मेरे पास ड्राइंग के लिए स्पेस बढ़ जाए। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। आप देखेंगे जैसे ही माउस यहाँ से हटाता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं इसके सभी कमांड्स, लेकिन जैसे ही माउस वापस लेके जाता हूँ सभी कमांड्स मेरे पास अनहाइड हो जाती हैं। तो इस सेटिंग के लिए आपके पास यहाँ की तरफ एक बटन दिया गया है ऑटो हाइड। अभी मैंने ऑटो हाइड ऑफ कर दिया है और इसको यहाँ साइड पे डॉक कर दिया है। अब आप देखें आपके पास यहाँ कार्य करने के लिए जगह कम रह गई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज विंडो साथ में ड्राइंग एरिया में जुड़ गई है। परंतु यदि मैं इसको फिर से हाइड वाला ऑप्शन चुनना चाहता हूं तो यहां मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पैलेट तो वहीं पे है, लेकिन जगह बढ़ गई है ड्राइंग करने के लिए। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं माउस का तो फिर से पैनल मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। प्रॉपर्टी पैनल में देखें तो आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जिसमें जर्नल, 3D विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्री, तो इस प्रकार की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि लेंथ प्रॉपर्टी को हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। इस तरह से मैं इस पैनल को हाइड और अनहाइड भी कर सकता हूं, यहां से इस पैनल को क्लोज भी कर सकता हूं। यहां और भी काफी सारे पैलेट्स यहां दिए गए हैं। जिस भी पैलेट के ऊपर आप माउस रखते हैं उसका नाम भी आपको बताया जाता है, जैसे कमांड लाइन। ये यही कमांड लाइन है हमारे पास जो नीचे की तरफ दी गई है। जब आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं स्क्रीन से तो क्लिक करें, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप दोबारा जब ये चाहते हैं वापस लाना कमांड लाइन, तो कंट्रोल 9 का बटन आप दबा सकते हैं। अभी मैं इसे नो कर देता हूं यहां से, क्योंकि मैं इसे ऑफ या क्लोज नहीं करना चाहता। इसी तरह के काफी सारे पैनल यहाँ पे हैं, जैसे लेयर प्रॉपर्टीज पैनल है, डिजाइन सेंटर पैनल है। हमारे पास यहाँ पे क्विक कैलकुलेटर के नाम से भी एक पैनल अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास एक कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा। फिर से इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और लेफ्ट साइड पे डॉक कर देता हूँ। आप यहाँ पे न्यूमेरिकली टाइप कर सकते हैं किसी भी चीज को, सिंपल कैलकुलेटर की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल साइड से आप बॉर्डर लाइन पर माउस क्लिक करके आप साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और फाइनली इस तरह से आप इक्वल का बटन दबा के आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं इस कैलकुलेटर पैनल को क्लोज कर देता हूं यहां से। तो इस तरह से आप इन सभी पैलेट्स को प्रयोग कर सकते हैं। पैलेट्स को खोलने के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड्स भी रहती हैं, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 की दबाऊं तो आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ सेकंड अर्थात 2 की दबाऊं तो मेरे पास डिजाइन सेंटर खुल जाएगा। 3 दबाने पे इंपीरियल सैंपल्स के रूप में फिर से टूल पैलेट खुल जाएगा। 4 दबाने पे फिर से मेरे पास शीट सेट मैनेजर खुल जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास काफी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं। कंट्रोल के साथ आप न्यूमेरिक कीज को प्रयोग करें और आप इन पैनल्स को आसानी से खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑटोकैड में पैनल्स को खोलकर उनके इंटरफेस का फायदा उठा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनमें बने बनाए ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग्स में भी शामिल कर सकते हैं।